हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे, बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, तब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। भारत में राष्ट्रवाद एक राजनैतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है, जहां भूमि एक भूखंड नहीं, मां के तौर पर देखी जाती है, जहां पर हम भारत को भौगोलिक सीमाओं में नहीं, संस्कारों में निहित देखते हैं। और यहां तक कि अगर हम आध्यात्मिक चेतना की बात करें तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक की बात नहीं कि 7 नवंबर 1875 में जब बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम की रचना करी तो महोदया उस दिन अक्षय नवमी भी थी। अक्षय नवमी भारतीय संस्कृति का एक बहुत पावन और महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त कर धर्म की स्थापना के लिए मथुरा उन्होंने प्रस्थान करा। आज मैं ये जरूर कहूंगी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान, धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की साक्षात प्रेरणा, कर्मयोगी
भगवान कृष्ण से प्राप्त कर कर ही संचारित करता है। और इसीलिए पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह दिखाता है कि प्राकृतिक वरदानों से सुशोभित भारत माता अपनी संतानों को अपनी जल समृद्धि, अपने फलों से, अपनी पावन शीतल हवा से किस तरह उसका लालन पोषण करती है। और इसीलिए महोदया, भारत माता हमारे लिए एक अमूर्त अनाम अवधारणा नहीं है, बल्कि मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती का साक्षात जीता जागता स्वरूप है, जो कि शक्ति, साहस, सौम्यता और ज्ञान का रूप है। आज विपक्ष के उपनेता ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करा। महोदय, मैं 2 पत्र आपके समक्ष सभा के पटल पर रखना चाहूंगी। पहला पत्र है जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 में लिखा था, 21 जून 1948 को। और मैं कोट कर रही हूं और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगी ताकि किसी भी तरह की भ्रांति ना हो। उन्होंने कहा, पर्सनली I do not think Vande Mataram is at all feasible as a national anthem, chiefly because its tune, which does not suit orchestral or band rendering. Our national anthem has to be played by foreign orchestras all over the world. महोदया, अजीब सी बात है कि भारत की आजादी का ये मंत्र नेशनल एंथम इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह लगा कि विदेशी ऑर्केस्ट्रा पर यह ढंग से बज नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप पर स्वाधीन नहीं हुई थी। दूसरा पत्र मैं सभा के पटल पर रखती हूं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन गवर्नर श्री प्रकाश जी को लिखा था 8 अगस्त 1949 को। और उन्होंने कहा, For my part, I think it would be most unfortunate for Vande Mataram to be adopted as the national anthem. यानी व्यक्तिगत तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वंदे मातरम का नेशनल एंथम बनना दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। आज एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद जो विपक्ष की तरफ बैठे हैं, वो एक दल के नेता भी हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप कितने सेक्युलर हैं। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से, खास करके उस नेता से और कांग्रेस पार्टी से, कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके कांग्रेस पार्टी ने, जिसने 1937 में त्रिदेवी यानी हमारी शक्ति की आवाहन वाले सभी छंदों को बेरहमी से वंदे मातरम से काट दिया, और आप हमसे पूछते हैं कि हम कितने सेक्युलर हैं। महोदया, जब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति के पटल पर वंदे मातरम की बलि चढ़ा दी, इसीलिए स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को 1996 में इसी सदन के पटल पर यह बोलना पड़ा, हां हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। महोदया, ये मोदी का नया भारत है। ये भारत वंदे मातरम के मूल मंत्र को आत्मसात ही नहीं करता, बल्कि ग्राउंड पर उसको चरितार्थ भी करता है।